नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं शिवम आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश दर्पण। तो आज के हमारे मेहमान हैं संदीप यादव जी, जो कि वर्तमान समय में बिलवा पंचायत के मुखिया के पद पे कार्यरत हैं। जी नमस्कार शिवम पांडे जी। नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत की इस महान जनता को और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करना चाहता हूं। और मैं चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई जो श्री शिवम पांडे जी हैं, चूँकि ये बीजेएमसी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में यह बहुत आगे जाए। जी धन्यवाद। पत्रकारिता के आकाश में आप सूरज की तरह चमके। तो धन्यवाद। हमारी कामनाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सब आपके साथ हैं। जी धन्यवाद। तो सर, आपसे पहला क्वेश्चन है, बिलवा पंचायत की राजनीति में आप शुरू से ही सक्रिय रहे हैं। पूर्व में आपके पिताजी भी यहाँ के मुखिया रह चुके हैं। वर्तमान में आप इस पंचायत के मुखिया हैं। एक मुखिया की जिम्मेदारियों की और इसके पीछे की चुनौतियों को किस नज़र से देखते हैं? शिवम जी, आपका सवाल बहुत ही गहरा है जी सर। और काफ़ी मार्मिक सवाल है। जब हम निर्वाचित होकर मुखिया बनकर आते हैं तो हमारे पास जवाबदेही और जिम्मेदारियां, साथ में उसके साथ चुनौतियां भी मिलती हैं। जवाबदेही हर एक कार्य की होती है पंचायत के। जी। जिम्मेदारी हर उस उम्मीद की है, हर उस कंधे की है। हम लोग के ऊपर जो बोझ है, कार्यों का बोझ, यह बोझ हमें और जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है। क्योंकि जब आप एक लीडरशिप में आते हैं, जब किसी चीज़ का नेतृत्व करते हैं, तो आपका नेतृत्व कैसा है ये आपकी अकाउंटेबिलिटी तय करती है। आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपको निर्णायक बनाती है और एक मजबूत नेतृत्व करने का जो तरीका है उसका मार्ग दिखाती है। और चुनौतियां तो कई तरह की, तमाम चुनौतियां हम लोग के साथ होती हैं। क्योंकि जनता की बहुत सी ऐसी उम्मीदें हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमसे कहा जाए कि फलाना गांव यहाँ ये काम करा दीजिए, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि सारा काम हो ताकि लोग खुश हों, मेरी तारीफ करें। जी। लेकिन होता क्या है कि उस हिसाब से हम लोग को धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है, बजट उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो चुनौती का कारण बन जाता है। और यह चुनौतियाँ आम जनता में एक रोष पैदा करती हैं हमारे खिलाफ, ताकि उनको लगता है कि हमारा मुखिया करना ही नहीं चाह रहा है। यह चाहता ही नहीं कि हमारा मुखिया डेवलपमेंट हो, रोड बने, विकास ना हो। लोगों के मन में एक मैसेज चला जाता है जो निगेटिव मैसेज होता है। जी। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन हम लोग रोज़, यह सिर्फ सरकारी चुनौतियां हैं, महकमे की चुनौतियां हैं, जहाँ उम्मीदों का ना पूरा हो पाना हम लोग के विरोध का एक कारण बन जाता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं तमाम साथियों से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ, चुनौतियाँ हमें डिगा नहीं सकती हैं। हम चुनौतियों से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम चट्टानों से टकराने वाले लोग हैं। हम बिहार की उस धरती से हैं जी। जहाँ एक पहाड़ को 10 अथमाजीन जैसा कोई चीर दिया। मैं किसान परिवार से हूँ, वह किसान जो इस धरती का सीना अपने हल से चीर देता है। तो इस चुनौतियों से लड़ना और चुनौतियों को स्वीकार करना, यह हमने सीखा हुआ है। और हमारी लड़ाई इन चुनौतियों के खिलाफ भी है। हम डट कर सामना करते हैं अपनी चुनौतियों को, हम स्वीकार करते हैं चुनौतियों को। धन्यवाद। जी सर, आपसे अगला प्रश्न है कि आप जिस उद्देश्य के साथ राजनीति में आए थे और अपने कार्यकाल में आम जन की समस्याओं को धरातल पर कितना उतार पाए हैं? देखिए, मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य, चूंकि मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से बीएससी किया हूँ, काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है ये। मैं टाटा प्रोजेक्ट्स पे जॉब भी किया हूँ और रिजाइनेशन करके मैं राजनीति में आया। राजनीति में आने का कई कारण है। जब आप धरातल पे जाएंगे, जब ज़मीनों पे जाएंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ बगल में गांव है पिपरा जी। यहाँ दलित बस्ती है।
और यहाँ से 2 किलोमीटर जजोलिया चौराहा। जी। जजोलिया चौराहा और उस दलित बस्ती में आप 20 साल का अंतर, इस 2 किलोमीटर की दूरी में आप 20 साल का अंतर पाएंगे। अंतर इसका मतलब ये पिछड़ेपन का, जानकारियों का अभाव, सरकार की योजनाएं जो चलती हैं, एक मुखिया की जवाबदेही और जिम्मेदारी है जी। कि हम उन चीज़ों को धरातल पर कैसे उतार सकते हैं। सर आपसे अगला प्रश्न है कि आप जिस उद्देश्य के साथ राजनीति में आए थे और अपने कार्यकाल में आम जन की समस्याओं को धरातल पर कितना उतार पाए हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य जनसेवा था। जी। मैं राजनीति में आने का मकसद ही, मेरे पीछे राजनीति के पीछे मेरा इसमें आने का मकसद ही सेवा का माध्यम था। चूँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सेवा करने के लिए, मैं राजनीतिक आदमी भी हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्तित्व का आदमी हूँ, और राजनीति में इसलिए मेरा आना जरूरी था ताकि मैं छोटी छोटी समस्याओं को जो मैं देखता था, किसी का पेंशन नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, कोई योजनाओं से वंचित है, जो सरकार की तमाम सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं जो आम धरातल पर कभी पहुंची ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं होता था, तो हमने सोचा कि इसकी शिकायत करने से बेहतर है इसकी जिम्मेदारी को उठाना। और हमने प्रण किया और हमने वो जिम्मेदारी उठाई। जी। और इस जिम्मेदारी उठाने का नतीजा है आज आपके पंचायत में 99% पेंशन का ग्राफ है। आज आपके पंचायत में 98% परिवारों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है। जी। हमने वो किया। आज जो प्रधानमंत्री आवास का सर्वे है, जो पक्का मतलब जिनको पक्का घर देने का वादा है सरकार की तरफ से, हमने उस काम को 100% इस पंचायत में किया। हमारा कार्य ही है आम जनता तक, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, उस अंतिम झोपड़ी तक पहुंचाना जहां वो बैठकर हमसे उम्मीद करता है जी। कि हमारा भविष्य कब संवरेगा, कब सुधरेगा। तो मैं कार्य करने वाला व्यक्ति हूं और तमाम चीज़ों को माध्यम मान के, और यहाँ तक अगर मैं पहुंचा, मुखिया बनने तक का जो सफ़र है, ऐसा नहीं है कि मैं मुखिया बनकर ये काम कर रहा हूँ, नहीं। जब मैं मुखिया नहीं था उसके पहले भी मैं कभी बैठा रहा ही नहीं। मैं पंचायत में 2100 वोट पाके जीत कर आया, तो ऐसा नहीं है कोई रातों रात जादू की छड़ी चल गई थी और मैं चुनाव जीत गया, ऐसा कुछ नहीं था। वह मेरा कार्य था। वो है एक लाइन कि एक दिन आपके कर्म आपसे मिलने आएंगे जी। तो मेरे कर्म मुझसे मिले। मैंने पूरे समर्पण के साथ लोगों के साथ जुड़ा, उनकी भावनाओं को समझा और धरातल पर उतरकर उनका काम किया, जिसका नतीजा रहा कि बेलवा पंचायत की महान जनता ने मुझे प्रचंड मतों से मैं चुनाव जीत कर आया था। एक बड़े अंतर से मैं जीत कर चुनाव आया था। मैं 748 वोट से चुनाव जीत कर आया। यह एक बड़ा मार्जिन था पंचायती चुनाव में, 748 वोट मायने रखता है। तो जनता का एक भरोसा है मेरे पे, जनता की मैं उम्मीद हूँ। जनता मुझसे उम्मीद करती है कि संदीप के पास जाएंगे तो मेरा ये कार्य हो जाएगा, और मैं जनता के उन उम्मीदों पे एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक मित्र होने के नाते मेरी यह जवाबदेही बनती है कि आप हमसे अगर उम्मीद करते हैं तो मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूं। सर आपसे अगला प्रश्न है, आपके राजनीतिक संघर्ष को कुछ लोग परिवारवाद का नाम देते हैं। मेरे राजनीतिक संघर्ष को परिवारवाद का नाम जो देने की बात है जी। वह एक सोच है, वह एक आलोचना है, एक कटाक्ष है कि इस चीज को लोग कैसे देखते हैं समाज में। मैं परिवारवाद करके यहां तक नहीं पहुंचा हूं। मैंने बेलवा पंचायत में जो राजनीतिक भूमि तैयार की है जी। वह अपने सेवा समर्पण से की है। मैं लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला हूं, उनके हर सुख दुख में शामिल हुआ हूं। अपनी बाड़ी से किसी को तकलीफ ना हो, मैंने वैसा बर्ताव और व्यवहार किया जनता के साथ। जी।
कभी आज तक पूरे पंचायत में मेरा किसी से तू तू मैं या किसी से व्यवहार खराब नहीं हुआ। और जो हमारे आलोचक हैं जी वह यह ब्लेम लगाते हैं कि यह परिवारवाद है। पंचायती चुनाव में परिवारवाद से आप चुनाव, अगर आपको लगता है कि मैं परिवारवाद से चुनाव जीत कर आया हूँ, चाहे वो जिन्हें भी लगता हो, यह संभव ही नहीं है। क्योंकि यहाँ एक एक मत जो मुखिया का चुनाव है, इतना टफ चुनाव है। इस बिहार में विधायक और सांसद बनना आसान है। एक मुखिया के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं धरातल पे, एक एक वोट पे कैसे लड़ाई है यहाँ पाने के लिए, यह मैं समझ सकता हूँ। तो यह जो वोट है वह परिवारवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, इन तमाम चीज़ों पे नहीं मिलता है, ना ही जातिवाद पे मिलता है। यह लड़ाई है संघर्षों की, यह गाथा है समर्पण की। और इस पंचायत की जनता ने मेरे संघर्षों को, मेरे समर्पण को अपने सम्मान का विषय बनाया और मुझे प्रचंड मतों से विजयी बनाकर भेजा, जो आज मैं इस बेलवा पंचायत की जनता को एक बार फिर हाथ जोड़कर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहता हूं कि इतना बड़ा विश्वास आपने मुझे दिया, इसका दिल से आभार। सर, आपसे अगला प्रश्न है, पिछले चुनाव में आप भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, मगर इस बार आप स्वयं मुखिया हैं। इस बार आपकी विजन क्या है? क्या जनता आपको पुनः मौका देगी? लोकतंत्र में जनता तय करती है कि मुझे अपना मत किसे देना है। जी। सत्ता मेरे पिताजी की बपौती नहीं है, नेता जनता तय करती है। मैं सोचूं कि नहीं मैं ही 40 साल रहूँगा, मैं ही 10 साल रहूँगा, मैं ही 20 साल रहूँगा, नहीं। आप एक सिर्फ नौकर हैं जी। हम सिर्फ नौकर हैं, मालिक जनता है और जनता को यह तय करने का अधिकार है कि कौन क्या होगा, कौन मुखिया बनेगा, कौन नहीं बनेगा। रही बात भ्रष्टाचार की, जी, तो भ्रष्टाचार पे मेरा स्टैंड आज भी वही है जो कल था। जिसके खिलाफ मैंने जो जंगें छेड़ी हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो लड़ाइयाँ आज भी चल रही हैं। हमारी लड़ाई रोज भ्रष्टाचार से है। यह सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं है। जी। यह बात पूरे बिहार की है, यह बात हर उस कार्यालय की है, हर उस थाने की है, हर उस अंचल की है जहां रोज भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहे हैं। तो हमारी लड़ाई आज भी वही है। और पंचायतों में जो भ्रष्टाचार का खेल है वह पंचायत की जनता देखती है, जानती है, समझती है कि कौन कितना भ्रष्टाचार किया, कौन कितना ईमानदार है। यह अपने मुंह से मैं बैठ के आज इस पॉडकास्ट में सफाई दूं कि नहीं मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। जी। हो सकता है हम और आप बैठ के यहाँ समझ रहे हो कि नहीं हम ही बहुत होशियार हैं, तो जनता भी हमको देख रही है, वह जज करती है, नोटिस करती है। तो यह फैसला जनता के ऊपर है। जनता पे हम छोड़ देते हैं कौन कितना भ्रष्टाचार किया, कौन क्या ईमानदार है, यह जनता का फैसला है। और जनता जानती है कि कौन भ्रष्टाचारी है। अगला प्रश्न है, पंचायत सामाजिक सौहार्द का ताना बना कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है, जिसके जिम्मेदार कुछ लोग आपको मानते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए उसका कारण है सामाजिक सौहार्द जो आप बात कर रहे हैं टूटने का, और जिम्मेदार लोग मुझे मानते हैं जी। इसका कारण है सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग मुझे कारण मानते हैं जी। यही वो लोग हैं जो सबसे पहले इस व्यवस्था को लाए हैं इस समाज में, जो एक भाईचारा है जी। जो एक ह्यूमैनिटी है, उसको तोड़ने का प्रयास। आज के दौर में देखिए कि मैं आपको कुछ पीछे ले जाके दिखाना चाहता हूँ कि इस पंचायत में ऐसा भी हुआ है जी। कि अगर युवा साथियों ने वोट नहीं दिया तो उनके ऊपर 107 का मुकदमा लिखवा देना। खजुआ कला में लोगों ने वोट नहीं दिया तो 107 का मुकदमा लिखवा दो। चुनाव आप चलिए 2021 में चलते हैं, आप 4 साल पीछे। जी। जैसे ही चुनाव खत्म होता है अगले दिन हमारे पूर्व मुखिया जी द्वारा अपने ही गांव के जी। जो उनके प्रतिद्वंदी थे श्री पप्पू पांडे जी, जी। उनके साथ कैसे बर्बरतापूर्वक
इन लोगों ने मारा पीटी किया, कैसे उनके भाइयों का सर फाड़ दिया गया, कैसे खून से लथपथ कर दिया गया, रक्त रंजित कर दिया गया, चाहे वो शिवम पाड़े हों, प्रदीप पाड़े हों, अन्यथा और जो भी साथी थे उस गांव के, जी इनको बर्बरतापूर्वक मारने वाला कौन था? ये कौन है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला? जी ये कौन है हमारे युवा साथियों पर फर्जी मुकदमा लिखवाने वाला? खजुआ कला में हमारे तमाम साथी जिन पे फर्जी मुकदमा लिखवाने, वहां भय का माहौल बना दिया गया जी ताकि वो डरे सहमे। सत्ता अगर डराने लगे तो फिर मायने नहीं रखती है। सत्ता का नाम ही सेवा है। हम इसलिए मुखिया नहीं है या इसलिए राजनीति में नहीं है कि दहशत का माहौल पैदा करे, भय का माहौल पैदा करे। राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। जी राजनीति एक सेवा का माध्यम है। हमारे खजुआ के साथियों पर मुझे पूरा वो दिन याद है जब चुनाव का समय चल रहा था। हमारे एक मुखिया के प्रत्याशी और थे, श्री राजन मिश्रा जी। तो राजन मिश्रा जी के जो समर्थक थे, उनके ऊपर पुलिस से बर्बरतापूर्वक लाठियां किसने चलवाई? क्या इससे सामाजिक सौहार्द बनेगा? क्या बंजरिया में जो मारपीट हुआ चुनाव के बाद, क्या इससे भाईचारा बढ़ेगा या टूटेगा? टूटेगा। उनकी क्या गलती थी? इस सिर्फ इसलिए ना कि वो चुनाव लड़ गए थे। उन तो यह लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, संवैधानिक अधिकार है, वह राइट है आपका चुनाव लड़ना। कोई भी लड़ सकता है इस पंचायत में चुनाव। इसका मतलब नहीं कि हम सत्ता की ताकत से उन लोगों का दमन करें। मैं मुखिया हूं और इस पूरे समाज में मैं एक जनप्रिय मुखिया हूं। जी यह अपने मुंह से कहने की बात नहीं है। मैं ही एक ऐसा मुखिया हूं जो सारे समाज को जोड़कर जी एक साथ लेकर चलता हूं। कोई मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकता है कि संदीप यादव क्षेत्रवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं। कभी आप नहीं पाएंगे, जी क्योंकि आपके जो आगे पीछे के लोग हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वह हमारा हमेशा से सर्व समाज का रहा है। सबको साथ लेकर चलना एक नेतृत्वकर्ता की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, और यह नैतिक जिम्मेदारी है। मैं नेता सिर्फ किसी एक जाति का नहीं हूं, मैं नेता समाज का हूं, और यह समाज मुझे नेता बनाया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने दम पे नेता बनकर चला आया हूं, ऐसा भी नहीं है। यह समाज नेता बनाता है। जी आज मैं जो हूं वह इस बेलवा पंचायत की जनता की वजह से हूं, जी और जो हूं वह इस समाज के विश्वास की वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं। यह समाज ने मुझे ला के खड़ा किया है कि कल को हमारा लीडर जो हमारा नेतृत्व करता है, जी वह जब आएगा तो हमारे लिए न्याय करेगा। जी तो हमने इस पंचायत में हमेशा समरसता का संदेश दिया है। आज तक मुझे मेरा किसी से, तमाम आलोचक मेरे घूमते हैं, कई तरह की बातें चलती हैं, लेकिन मैं किसी को रिएक्ट नहीं करता हूं। जबकि मैं बहुत युवा हूं। मैं 27 की उम्र में चुनाव जीत कर आया था। ऐसा नहीं है कि हमारे खून जो हमारे धमनियां हैं उनमें जो बहता लहू है, जी वह लहू ठंडा नहीं है, जी वह लहू गर्म है। लेकिन तर्क यह है कि वह गर्म लहू आप किस क्षेत्र में उसका इस्तेमाल करते हैं। जी हमने उसका इस्तेमाल सेवा के क्षेत्र में किया है। हमने कभी नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़ा, हमने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, किसी से मारपीट झगड़ा नहीं किया। आज तक इस पंचायत में 4 साल पूरे हो गए, क्या कभी किसी को लगा क्या कि पंचायत में कोई मुखिया है? नहीं, मैं किसी को फील ही नहीं होने दिया कि पंचायत में कोई मुखिया है। मैं जैसे पहले 5 साल पहले था वैसे आज भी आप हमसे मिल सकते हैं। वही व्यवहार मेरा आज भी आपसे है। मैं किसी को होने ही नहीं दिया कि मैं क्या हूं क्या नहीं, और सत्ता के पावर का मैंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। सही बात तो यह है कि मुझे फील होता है कि मैं मुखिया हूं। मुझे लगता है जैसे 4 साल में पहले था, वही सेम कंडीशन है, क्योंकि जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। जी मुझे जीवन की सच्चाई पता है, और
कोई बहुत बड़ा एक, जब हम छोटी उम्र से जाते हैं, हमको लोग हम पे भरोसा जताते हैं, उम्मीद जताते हैं, और जब हमें किसी चीज़ पे बैठाते हैं, किसी पद से सुशोभित करते हैं, तो वहाँ उन लोगों के भरोसे को भी बचाना होता है। उनकी उम्मीद बनना पड़ता है, उनकी उम्मीदों के बारे में भी सोचना पड़ता है। कई तरह की चुनौतियाँ सामने होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं कि हमारा एक फैसला, कोई हम ऐसा फैसला न ले लें जिसकी वजह से हमारी पंचायत की जनता का नुकसान हो, उसका विश्वास टूटे। तो हमने कहने का मतलब, हम उस बात पे आते हैं आपके, कि हमने हमेशा पंचायत में समरसता की बात की, एकता की बात की, भाईचारा की बात की। इसीलिए चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पटेल हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे चमार हो, चाहे दुसाध हो, चाहे कुर्मी हो, कोयरी हो, कुशवाहा जी हो, हर जाति को लेकर यह संदीप यादव चला। और उसका नतीजा है, मैं किसी एक जाति से कई सौ वोट नहीं पाता हूं जी। यह सारी जातियां मिलकर, मैं किसी जाति विशेष का भी नेता नहीं हूं, मैं समाज के लिए लड़ता हूं। और इसीलिए सारे लोग मिलकर मुझे प्रचंड बहुमत से विजयी बनाए। यह मेरी ताकत थी जी सर। जो साइलेंटली दिखती है। मैं शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखता, कभी नहीं रखता हूं। जी। आप देखोगे कि जब चुनाव चलता होगा तो मेरी रैलियां वैलियां नहीं निकलती हैं। मैं ताकत को इस तौर पे देखता हूं कि अगर आपके पास भगवान ने ताकत दी है, क्षमता दी है, तो उस ताकत का आप सही उपयोग करें, जी। लोगों के सेवा में उसका उपयोग करें, न कि हुड़दंगई करना, अपने आप को बाहुबली साबित करना। जी। हमारा मत बोलेगा, हमारा आपको नंबर दिखेगा जब काउंटिंग होता है तब। जी। वह ईवीएम की पेटी बताती है कि कौन कितना अधिक ताकतवर है। यह मोटरसाइकिल पर हुड़दंगई नहीं बताती है। तो मेरे पास मेरे भाइयों का प्यार है जो मैंने कमाया इस पंचायत में। जी। हर समाज के मैं इकलौता ऐसा प्रत्याशी हूं जी। जिसके ब्लाइंड सपोर्टर मिलेंगे आपको, वो हर जाति में मिलेंगे। रही बात जो हमारे आलोचना करने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपनी आदतों में सुधार लाएं। जी। मैंने इस पंचायत के सामाजिक सौहार्द को, एक समरसता को, एकता को, अखंडता को हमेशा एक धागे में पिरोने का काम किया है, ताकि हम सब मिलकर साथ चलें, मिलकर पंचायत का विकास हो, मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। जी सर, आपसे अगला प्रश्न है। आप पर आरोप है कि पंचायत की प्राप्त सरकारी मदराशि धरातल पर सही तरीके से नहीं उतारा जा रहा है, और पूर्व के कार्यकाल में आपके प्रतिद्वंदी निवर्तमान मुखिया के द्वारा जो नल जल के कार्य किए गए हैं वो आप अब तक वैसा नहीं कर पाए हैं। साथ ही यह भी आरोप है कि पंचायत के हर व्यक्ति से जुड़ाव नहीं हो पाया है। आपसे मिलने के लिए कुछ लोगों से होकर गुजरना पड़ता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बड़ी सस्ता से मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जी। जो आप ही ने किया था, जी। जिसमें मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि पंचायत को 2,30,00,000 रुपया 15वीं मत से प्राप्त हुए हैं। जी। और यह सिर्फ एक आरोप नहीं है, यह मैसेज भी आज पिछले 20 दिन से पंचायत में लोगों के व्हाट्सएप पे भेजना, चूँकि हम लोग के पास में जो कोई मैसेज सर्कुलेट करेंगे तो हम लोग के पास भी बहुत से मैसेज आते हैं कि फलाना मुखिया जी ने हमको भेजा है कि ये इतना हिसाब हुआ, इतना लूटे हैं संदीप जी, और 2,30,00,000 रुपया है, पंचायत का हिसाब ये हुआ। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे देखिए, उन्होंने कहा कि 2,30,00,000 रुपया पंचायत में आया। जी। और उन्होंने इसका दावा भी किया। जी। चूँकि मुझे तो उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैं उनको बहुत ही प्रबुद्ध मानता हूँ। उनको हम लोग शॉर्टकट में वेब बाबू भी कहते हैं। वेल एजुकेटेड बाबू वेब का फुल फॉर्म होगा, वो वाला वेब इंटरनेट वाला मत समझिएगा। लेकिन मुझे समझ में आया कि इतनी बड़ी चूक कहाँ से हो गई। जो आदमी सत्ता को 10 साल चलाया, वो आके सामने से पॉडकास्ट में कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहा है कि 2,30,00,000 रुपया पंचायत को मिला है 15वां वित्त आयोग से। जी।
तो पंचायत की इस महान जनता से मैं उन्हीं मुखिया जी को बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से, यह बैंक स्टेटमेंट है 1 जनवरी 2022 से 30 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023 से 30 दिसंबर 2023, जी 1 जनवरी 2024 से 30 दिसंबर 2024 जी और 1 जनवरी 2025 से 30 दिसंबर 2025 जी और 1 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026। आज 25 तारीख है जी और मैंने स्टेटमेंट लाया हुआ है। जी चूँकि शुरू से मेरा जान लीजिए कि मैथमेटिक्स बड़ा कमज़ोर रहा है, जी मैं गणित में बहुत कमज़ोर रहा, जी तो मुझे कैलकुलेशन का उतना आइडिया नहीं है। मैं चाहूँगा जी कि इन तमाम राशियों को जो मुझे प्राप्त हुई हैं, जी इनको कैलकुलेट कर कर जी इस पंचायत की जनता को सच्चाई बता दिया जाए जी कि अब तक हमको 15वां वित्त आयोग से कितना रुपया प्राप्त हुआ है। जी मैं चाहूँगा कि यह मेरा मोबाइल है और चूँकि आप काफ़ी यंग हैं और मुझे लगता है कि आप मैथमेटिक्स का बहुत शौक होगा, चूँकि मुझे लगता है कि हमारे पूर्व मुखिया जी मैथ में फेल हो गए थे, जी हमको सप्लीमेंट्री लगा के पास हुए, इसीलिए उनका गुणा गणित गड़बड़ हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट आपके हाथ में, और हाँ, पंचायत की मैं जनता से यह कहना चाहता हूँ, जिसको भी इसी स्टेटमेंट की ज़रूरत हो, जब चाहे तब आके मुझे इस पंचायत के 15वां वित्त आयोग, चाहे कोई भी वित्त आयोग हो, चूँकि 15वां वित्त का आरोप अब इन्होंने लगाया कि देखिए कितने, वो एक लाइन है एक शायर की, मैं याद दिलाना चाहता हूँ जी कि वह झूठ भी बोलता है तो बड़े सलीके से। तो हमारे पंचायत के मुखिया जी ने बड़ा शानदार कल झूठ बोला कि 2 करोड़ 30 लाख, जैसे लोगों में भ्रम फैलाने की साजिश। जी जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है, कि यह काम नहीं हो पा रहा है, वो काम नहीं हो पा रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि पंचायत में विकास हो, कार्य हो, ताकि लोग खुश रहें, मेरी तारीफ करें। कौन सत्ता नहीं चाहती है कि तारीफ ना हो? मैं चाहूँगा कि लोग मुझे गाली दें, नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तारीफ हो, मेरा नाम हो। लेकिन सवाल ये है कि लोग की जो उम्मीदें हैं वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। और उम्मीद तब पूरा होगा जब आपको पूरा बजट मिलेगा। जी मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि रातों रात चमका दिया, पूरा विकास कार्य हो गया। और जो बात धरातल की है, पहले मैं इस पे आता हूँ, स्टेटमेंट पे। इस पूरे पंचायत की जनता को जिसको भी स्टेटमेंट चाहिए वह हमसे आके जब मन तब, या मुखिया जी भी आके ले सकते हैं, कहेंगे तो बाई पोस्ट, मिल के भी चौराहे पे मैं ही रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ या तो PDF करके मैं सबको भेज सकता हूँ, या मैं 28 दिसंबर 2021 में शपथ लिया और 1 जनवरी 2022 से हम लोग का ये वो है, और जब चाहे तब मुझे टोटल मद में, मैं चाहूँगा कि कैलकुलेशन आप करें। जी 5,24,780 रुपये, जी 7,87,170 रुपये, जी 5,43,643 रुपये, जी 8,15,465 रुपये, जी 5,43,963 रुपये, जी 8,15,739 रुपये। जी ये 2022। आते हैं 2023 में। 2023 में हम लोग को पैसा मिला है लास्ट में 16/9/2023 को, ये लिखिए 5,52,342 रुपया जी और 8,28,696 रुपया, जी फिर 5,43,465 रुपया, जी मात्र इतना रुपये 2023 में मिला। जी अब आते हैं 2024 में 8,15,202 रुपया, उसके बाद 5,59,670 रुपये, जी उसके बाद 8,44,930 रुपये। जी बस इतनी राशि हम लोग को मिली 2024 में। 25 में आते हैं 6,02,629 रुपये, जी 9,02,519 रुपये, जी 5,70,912 रुपये, जी 8,56,368 रुपये। जी 2025 में हम लोग को ये राशि मिली जी पंचायत पे 15 फाइनेंस के द्वारा। जी तो उसके बाद 2016 में अभी तक कोई राशि नहीं हम लोग को रिसीव हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि पंचायत की जनता को बताएं कि
15वां वित्त आयोग से जो आरोप हम पे लगा रहे थे कि 2 करोड़ 30 लाख रुपया प्राप्त हुआ है, कितना रुपया होता है? शायद आपका मैथमेटिक्स मजबूत हो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 11 लाख 23,493 रुपए। बिल्कुल। जी इस पंचायत को पैसे प्राप्त हुए हैं, थोड़ा एक भी बार मैं देख लूँ, 15वां वित्त आयोग से 1 करोड़ 11 लाख 23,493 रुपए। जी यह 15वां वित्त की सच्चाई है। लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी द्वारा लगातार लोगों के व्हाट्सएप पे पूरा फर्जी मैसेज भेजा गया। मैं सोच रहा था कि क्या रिएक्ट करूं, क्या जवाब दूं। मैं सोचा था कि मैं चुनाव आएगा तो इनका हिसाब किताब मैं करूंगा। मैं इस पंचायत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह पैसा मेरे बाबूजी का पैसा नहीं है, यह पैसा जनता का पैसा है। और संदीप यादव पे आपने भरोसा जताया है, उम्मीद जताया है, तो मैं इस पैसे का, चाहे वो 6 फिनांस हो, 15 फिनांस हो, जो मद हो, मैं सारे मदों का एक एक रुपया मैं आपको अपना हिसाब दूंगा। ये चूंकि इस पैसे पे जनता का हक है, जी यह यह पैसा जनता के कार्यों के लिए आता है। इसलिए जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि हमारी ग्राम पंचायत को क्या राशि मिल रही है, क्या राशि खर्च हो रही है। आज के कंडीशन में ये हाल है कि पंचायत का 1 करोड़ 11 लाख रुपए के सामने मैंने पूरा आपको स्टेटमेंट पढ़ाया। आप इस स्टेटमेंट को ले सकते हैं, किसी को दे सकते हैं जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे पूर्व मुखिया जी भी इस स्टेटमेंट को रखें, ताकि उनकी जो जानकारी है वो बड़ा अधूरी है। क्योंकि ई ग्राम स्वराज को देखने का तरीका नहीं पता है ना, क्योंकि वो तो चेक सिस्टम से पैसा निकालते थे। उस समय ई ग्राम स्वराज तो था नहीं, काफ़ी टेक्निकल चीज़ है ये। जी तो टेक्निकल तो है नहीं। अब मुखिया जी को कंप्यूटर का सी तो पता है नहीं, कंप्यूटर का सी पता होता तब ना आपको बता पाते कि ई ग्राम स्वराज का ई क्या है। पहले सी आपको सीखना पड़ेगा तब ना ई ग्राम स्वराज का ई सीखेंगे। जी तो जो सी नहीं सीख पाया वो ई कैसे बताएगा? तो मुखिया जी डिस्टर्ब होगा, वह ई ग्राम स्वराज को समझ ही नहीं पाया कि पोर्टल चलता कैसे है। ई ग्राम स्वराज में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि जब हम योजना बनाते हैं वित्तीय वर्ष का, तो 64 लाख 56 लाख हर साल हम लोग योजना बनाते हैं। पूरे बिहार में सारी पंचायतों में, सारे पंचायतों मैं आपके एक बहुत अच्छी जानकारी मैं देना चाहता हूं, मैं तमाम युवा साथियों को भी, कि आप ई ग्राम स्वराज को कैसे देख सकते हैं। जी तो मैं एक मैसेज के माध्यम से ई ग्राम स्वराज का ही आपको बता देना चाहता हूं। चूँकि मुखिया जी का ही मैसेज है, तमाम लोग के व्हाट्सएप पर उन्होंने ये मैसेज भेजा हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि साथ साथ क्यों ना सबको बता दिया जाए कि उसको देखने का तरीका क्या है, वो कैसे, वरना सबके मन में एक वहम रहता है, एक भ्रम रहता है, और इसकी वजह से जानकारी ना होने की वजह से कोई और मुखिया भी लोग भी शिकार हो जाते हैं। जी लेकिन खैर, मेरा शिकार करना, ये मैं ज़मीन से उठकर आया हूँ। उन्होंने मैसेज दिया था, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा लेख पढ़िए उनका। आप पंचायत के लोग, मतलब उन्होंने लोगों के मोबाइलों पर भेजा कि आप पंचायत के जिम्मेदार नागरिक हैं, कृपया लेख पूरा पढ़ें और मंथन करें। बेलवा पंचायत के मुखिया का सबसे बड़ा झूठ। जी मुखिया जी कहते हैं पंचायत में कोई पैसा नहीं आता, जबकि सच्चाई के पिछले 4 वर्षों में बेलवा में 2 करोड़ 1,57,118 रुपये 96 पैसे आए हैं। मुखिया जी का यह मैसेज है कि 2,01,57,118 रुपये। आपके पॉडकास्ट में कल बैठ कर उन्होंने बोला है कि 2,30,00,000 जी यह बढ़ गए, 29 लाख रुपया कल बढ़ा दिए आप, उन्होंने बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने बताया, एक जानकारी उसमें है कि इन्होंने इन्हीं वर्षों में पंचायत द्वारा 1,12,22,324 रुपये खर्च दिखाया गया है। जो पैसा मैं आपको दिखाया, जितना मुझे पैसा प्राप्त था उतना पैसा हमने काम पे लगा दिया। आगे काम की भी चर्चा करूंगा। जी और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि सरकारी रिकॉर्ड के ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष का विवरण उन्होंने दिखाया कि 2022-23 में देखिए, आया 56,77,167 रुपया, खर्च किया 20,27,862 रुपया, उस साल 36,49,305 रुपया शेष बच गया। अब आ गया ये, उन्होंने 23-24 में दिखाया कि आया 64 लाख, जी खर्च हुआ 40 लाख, बच गया 24,000। यही गलती क्या हुआ मुखिया जी का, चूंकि मुखिया जी टेक्निकल नहीं है ना, जानकारी नहीं है। अब ये जो 36 लाख आपका रुपया बचा है शेष 22-23 में, वह 36 लाख इसमें ऐड होगा, और ये ऐड होकर तब जाके 64 लाख हुआ। ऐसा नहीं है कि 36 लाख जो बच गया वो 36 लाख कोई खा लिया, नहीं,
वह 36 लाख अगले वित्तीय वर्ष में ऐड हो गया, तब जाके बैलेंस पूरा हुआ 64 लाख। अब 64 लाख से माइनस 36 कर लीजिए, आपको पता चलेगा पंचायत में कैसे पैसा प्राप्त हो रहा है। तो जो हर साल शेष बचता जाता है वो अगले सेशन में ऐड होते जाता है। तो यहाँ आपको दिखेगा 64 लाख, यहाँ दिखेगा 38 लाख, यहाँ दिखेगा 41 लाख। तो ये ऐड होने की वजह से जो खर्च नहीं हो पाता है, इसकी वजह से हर साल ऐड हो जाता है, तो यह पैसा तब दिखने लगता है। लेकिन सच्चाई ये होती है, इस विजयपुर की मैं बता रहा हूँ, विजयपुर में क्या है कि सबसे अधिक ऑन रिकॉर्ड मैं आपको दे सकता हूँ, टाइड अनटाइड में जो ग्रांट प्राप्त होता है, सबसे अधिक जो बजट है वो सरुपाई पंचायत का है जी। तो बहुत कोई ज्यादा नहीं है। मुझे क्या हो रहा है, सबसे कम इस पूरे विजयपुर में, जान लीजिए सबसे कम नीचे से एक नंबर पर जिस पंचायत का 50 बजट है ना, 15 फाइनेंस और 6 फाइनेंस का, तो बेलवा पंचायत का है। सबसे कम राशि हम लोग को प्राप्त होती है, ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहा हूं, सबसे अधिक प्राप्त होती है सरुपाई पंचायत को। तो बहुत कोई अंतर नहीं है, 3 लाख का अंतर है। हमको 29 लाख से 15वीं वित्त आयोग से मिलता है साल में, हमको फंड मिलता है अनटाइड और टाइड से। टाइड में क्या है कि पानी संबंधित काम जैसे छठ घाट हुआ, नाला नाली हुआ, सोख्ता हुआ, सफाई वाला हुआ, यह सब कार्य आपका टाइड फंड से होता है। और जो अनटाइड ग्रांट है उसमें हम लोग को 5.5 लाख मिलता है। तो 8 5 13 लाख लगभग उसमें कुछ अमाउंट होता है, 14 लाख के करीब। और एक किस्त ये होता है, फिर एक किस्त मतलब एक साल में 2 किस्त मिलता है, तो कुल मिलाकर 28 साढ़े 28 लाख रुपये हम लोग को होता है यह। तो 28 साढ़े 28 लाख में वो रुपया सिर्फ विकास का नहीं है, उस 28 लाख में से आपको 3,60,000 माइनस करना होता है, क्योंकि जो वार्ड सदस्य हैं उनको अनुरक्षक का पैसा जाता है। जैसे नल जल में जो मोटर टंकी चालू करने का अनुरक्षक के रूप में रखा गया है, उनको हर वार्डों को सालाना 24,000 रुपया, तो वह मुखिया के विकास कार्य से ही पैसा कटता है, सरकार नहीं देती उन लोग को। जो पैसा में विकास कार्य के लिए मिलता है, चूंकि पंचायती राज में हम इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि आप विकास के पैसों को अनुरक्षक का क्यों भुगतान कर रहे हैं, आप उनके लिए अलग से व्यवस्था कीजिए। एक तो हमारा फंड कम है, अलॉटमेंट कम है आपका, उस पर से हमारे ही पैसे से, विकास के पैसे से आप भुगतान करा रहे हैं, तो हमारी लड़ाइयाँ भी वहाँ है सरकार से। और 24 सालाना पंचायत पे 3,60,000 रुपये का बोझ, 28 में से जब 3,60,000 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा जी। तो 25 लाख रुपए में सालाना 1 करोड़ 12 लाख में जब मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं, अभी हमने चर्चा की कि हम लोग को 1 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो हम जब एक कैलकुलेशन करते हैं 1.11 का, इसमें डिवाइडेशन 5 ईयर से करते हैं जी, 0.22 यानी 22 लाख के करीब सालाना हम लोग का पैसा हम लोग को प्राप्त हुआ है जी। 22 लाख में 18 गांव हैं, कौन सा ऐसा झंडा गाड़ दें जिससे मेरा गिनीज बुक में नाम लिखा जाए। इस चीज़ को समझना पड़ता है। आपने एक सवाल किया था ना शुरू में पॉडकास्ट में, मुखिया के सामने चुनौतियां क्या हैं जी, यह चुनौतियां हैं जी। जब हमें ग्रांट पर मिल रहा है 22 लाख 23 लाख 25 लाख गांव, हम आज कंडीशन बिहार में है कि मुखिया को उत्तर प्रदेश का प्रधान बना दिया है। वहाँ 1-2 गांव हैं, हम लोग के पास तो 18 गांव हैं जी। और हर गांव की कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि आपको उस गांव के लोगों ने विश्वास आप पे जताया, आपको मत दिया है, आपको नेता माना है, तो वह गांव आपसे उम्मीद करता है कि आप उसका काम करें। और क्या आपको लगता है कि 22 लाख में डेवलपमेंट कर देंगे सालाना इन गाँव में? नहीं हो पाता है सर। यही चुनौती हम लोग के सामने होती हैं। और कुछ वही बहुरूपीय लोग आते हैं जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय का, आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तो अपना हिसाब बताने आए हैं, जब चुनाव नज़दीक आएगा तो पिछले 10 साल का भी हिसाब लेकर आएंगे। अभी तो अपना स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल के एक एक रुपए का हिसाब भी मैं लेकर आऊँगा जी। और आप उस समय एक पॉडकास्ट में आपको भी करने का मौका दूंगा, उस समय भी होगा जी। हिसाब तो सबका होगा, वो जनता का पैसा है, जनता को जानने का हक है। आज मैंने अपना ऐसा स्टेटमेंट दिया है, या पहली बार इस पंचायत में हो रहा है जी, कि कोई मुखिया आके इतना कॉन्फिडेंशियल तरीके से आके पंचायत का हिसाब रख रहा है, क्योंकि जनता मुझ पे विश्वास करती है, जनता मुझ पे भरोसा जताती है जी। तो उस भरोसे को बचाना मेरी जवाबदेही है जी। जिन्होंने फर्जी मैसेज फैलाया 2 करोड़ 30 लाख का, यह कागज उनके मुंह पे एक तमाचा के समान है। जब चाहे जो आए पूरे पंचायत में, कोई भी इस कागज को, स्टेटमेंट को हमसे ले सकता है, जान सकता है कि पैसा करो। हमको 5 साल में 15वीं मत से मात्र 1 करोड़ 11 लाख प्राप्त हुए,
और उस सबकी फर्जी मैसेज इस मुखिया जी द्वारा चलाया गया कि 2,30,00,000 प्राप्त हुए हैं, 1,12,00,000 खर्चे किए, बाकी सब धाराशाही कर दिए, पैसा लूट लिए। इनके कहने का मतलब है कि जमीन पे काम ही दिखता नहीं है, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, वो एक ब्लैक चश्मा पहनते हैं। तो ब्लैक चश्मा में वो इतना ब्लैक है, इतना काली पोता गया, इतना दाग है उस चश्मे में कि आपको विकास दिखता नहीं। मैं आपको दिखाऊं, हरपुर जो गांव है वह तंजानिया में नहीं है, वह इंडिया में है। वहाँ बरम टोले में रोड, 2 सड़क इंटरलॉकिंग, वहाँ हरजन बस्ती का नाला, जो हमारे चमार भाई हैं उनका नाला, हरपुर गांव का छठ घाट, 100 फीट बड़ा छठ घाट है। यह विकास कार्य नहीं है, यह इंग्लैंड में हुआ है, यह हरपुर में हुआ है। महेशपुर में हमने उमेश तिवारी के घर से सुभाष यादव की ओर घर की तरफ जाने वाली सड़क का इंटरलॉकिंग कार्य किया, जो बहुत छोटा 350 फीट ही था, उतना पैसा हम लोग के पास था, तो इसलिए हम कम कर पाए। और आगे अभी वो रोड हमने से जा रहा है पीसीसी होने, 2 से 4 दिन के अंदर वो पीसीसी होने जा रहा है, क्योंकि वह रोड माननीय मंत्री जो सैंक्शन हो गया है, वह रोड जाएगा 360 फीट है, ये जयप्रकाश श्रीवास्तव घर तक, और जयप्रकाश श्रीवास्तव के घर से फिर एक रोड सेंक्शन है पीसीसी का, वो जा रहा है राम सेवक गुप्ता के दरवाजे तक। वह रोड अभी जल्द बनने वाला है। हमने पंचायत के बस विकास, जो पंचायत को जो पैसा मिलता है सिर्फ उसी से विकास नहीं किया, हमने पंचायत में पैसा लाया कहाँ से जाए, जिला परिषद से, विधायक से, प्रमुख से, हमने उसकी रूपरेखा तैयार की। और उसी का देन है कि आप देखेंगे महेशपुर हरजन बस्ती में पानी लगता था, वह रोड माननीय विधायक जी द्वारा बनाया गया। वह उसके बाद हमारे छुड़ी चाहे जिला परिषद है, उनके द्वारा एक रोड बनाया गया आंगनवाड़ी की तरफ जाने वाले महेशपुर सड़क में। फिर उसके आगे एक फिर नई सड़क का टेंडर करा के विधायक द्वारा वह बनाया गया। तो चूंकि हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम सारी सड़कों को एक साथ, हमारा बजट लिमिटेड है। हमको एक साल में पंचायती राज विभाग से अनटाइट पक्का काम के लिए 11 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं, और 11 लाख में 5 लाख रुपया रिजर्व सरकार रख रही है। सोलर लाइट के लिए हर साल रिजर्व रखती है पैसा, वह पैसा आप यूज नहीं कर सकते हैं। सरकार ने जो एजेंसी को ठेका दिया था सोलर लाइट लगाने का, वह उसका पैसा है, उससे कोई भी पूरे बिहार में मुखिया खर्च नहीं कर सकता है, वह पैसा वैसे रिजर्व रहता है। तो हर साल हमको 11 लाख रुपया मिल रहा है पक्का काम करने के लिए, अनटाइट में सड़क बनाने के लिए। 5 लाख आप रिजर्व रख रहे हैं, आपके पास बच रहा है 6 लाख। 6 लाख में इस 18 गांव है, कौन कौन सड़क बनाएंगे, कहाँ कहाँ बना देंगे, है बस का। तो विधायक जी का उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा महेशपुर में, उन्होंने काम किया उस कार्य को। और आप जाते हैं तो आप पुराना हमने दलित बस्ती में हमने पीसीसी सड़क बनाई अपने मत से, आंगनवाड़ी का मरम्मत कराया, चूँकि वो आंगनवाड़ी बहुत ही, एक तो मेन रोड पे था और बहुत ही जर्जर हालात में था। जब मैं जीत करा तुरंत उसका कराया, बढ़िया एक मॉडल आंगनवाड़ी की तरह उसका मैं वो किया। उसके बाद मैंने पुराना जो पंचायत का इतना बड़ा गांव जिसको जल नल से ही वंचित कर दिया गया, किसी को व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ देने के लिए, वह आप अच्छा एक बात बताइए मुझे, जहां 1000 आबादी हो, मैं आपको एक लीडर के तौर पे मैं आपसे कहूंगा कि जरा आप सोचिए, जहां 1000 आबादी हो और जहां 100 आबादी हो, अगर मैं आपको नल जल का टंकी दूं, नल जल परियोजना को पहुंचाने के लिए, तो जो उसका प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सबसे पहले किस जगह बैठाएंगे? जहां पे 1000। क्यों? क्योंकि उसी सुविधा से सबसे ज़्यादा अधिक लोगों को मिल पाएगा, सुविधाएं मिल पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुराना गांव में वह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बैठाया गया, क्योंकि वहाँ आदरणीय श्री राजन मिश्रा जी उस गांव से चुनाव लड़ा करते थे। हमारे पूर्व मुखिया को वोट नहीं मिलता था उस गांव से, वही 30-40 वोट में रह जाते थे जी। इस वजह से एक द्वेष था कि वहाँ राजन मिश्रा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उस गांव में नल जल की टंकी नहीं बैठाएगी, वोट नहीं मिलेगा। वह टंकी कहाँ बैठा देगी? लाके बभनौली में, व्यक्तिगत स्वार्थ में। और यह कहा गया लोगों से कि आपको हम नौकरी दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया मिलेगा, सिलेक्शन हो गया है, ओके है सब। सबसे बड़ा झूठ यह है। नल जल की कहानी जान लीजिए। नल जल में जो
चुनाव निर्वाचित होकर आता है, जो जीतता है वही या तो वह उसका अनुरक्षक होगा, नहीं तो उसका सचिव उसका अनुरक्षक होगा। जी। और तीसरे केस में अगर आप निजी जमीन में दिए हैं, नल जल आपके निजी जमीन में है, तो जब तक आप अपनी जमीन को राज्यपाल को दान नहीं करेंगे, पाई पेपर पे 1 रुपया नहीं लगता है, जी। सरकार को नहीं देंगे, तब तक आप वह उस 2000 रुपये का हकदार नहीं है। वहां व्यक्तिगत लाभ देने के चक्कर में, 2000 देने के चक्कर में हमारे पूर्व मुखिया जी ने 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट नल जल में बर्बाद करा दिया। उन्होंने कहा, मैं पॉडकास्ट सुन रहा था कि तमाम घरों में, सोचिए पुराना को कैसे वंचित करने की साजिश रची गई। अभी पीएचडी विभाग के द्वारा मैं बोरिंग कराया हूं, जब मैं चुनाव जीत कर आया तो इस पंचायत के 6 गांव में नल जल की पहुंच से दूर थे, जहां आज तक पानी नहीं पहुंचे। जी। एक बेलवा भटवा, जबकि होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अधियाचना ये नहीं लगा पाए। अब पता नहीं क्या इनमें कमियां रही होंगी कि इनसे नहीं हो पाया। और जजवलिया आप जब जाएंगे पूरब टोला में, जी। ये बड़े वाले जजवलिया में, वहाँ पूरा फाइनल पूरब टोला का पानी नहीं। पुराना इतना बड़ा गांव जो पानी बवनौली से चल कर आते आता ही नहीं था, इसलिए हमने जाके पुराना में नल जल का बोरिंग पीएचडी विभाग के माध्यम से कराया। जी। बेलवा भटवा हमने बोरिंग कराया। खजुआ खुद दलित बस्ती तक पानी की पहुंच नहीं थी। जी। खजुआ के बस्ती में हमने क्या कहा, नल जल का हमने पीएचडी विभाग से कराया। अभी हम लोग छठियाँ, जिसको आप दूसरी भी बोलते हैं, जी। जी। वहाँ भी हमने नल जल का भी बोरिंग कराने वाले हैं। फिर जजले तो हमने 6 जगह उस समय मेल किया पीएचडी विभाग को, और तब जाके या कार्य आज मैं जीत कर आया तब किया, कार्य आज हो रहा है 3 साल बाद। तो यह भी एक चुनौतियां हैं मुखिया के जी में। जी। जब हम लड़ते हैं चीज़ों से, सोचिए 3 साल पहले हमने किया और आज ये हुआ। तो पंचायत में हम लोग के सामने चुनौतियां भी हैं, कार्य भी हैं। हम लोग उसके बाद बेलवा में पंचायत सरकार भवन से जोड़ने वाली रगरगंज से सड़क आती है, कच्ची सड़क हुआ करती थी, उसको बनाए। बेलवा पंचायत में खेल मैदान बनाए, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, रनिंग कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हमने सब का निर्माण कराया। उसके बाद हमने पंचायत सरकार भवन, जो वहाँ कोई पहुँचता नहीं था, वह जर्जर स्थिति में डर रहा था, उसकी मरम्मत कर उसको व्यवस्था बढ़िया की। अब तो हमने 2 वहाँ नए भवनों का भी निर्माण किया है पंचायत सरकार भवन में, जहाँ एक में बैंक खुलेगा और एक में पोस्ट ऑफिस रहेगा। जब जाएंगे तो देखेंगे वहाँ चबूतरे का निर्माण किया। एक ऐतिहासिक वहाँ प्रतिमा है महात्मा गांधी की। जी। उस प्रतिमा को हम मार्च अप्रैल तक हम सोच रहे हैं, चूंकि एक वो धरोहर है इस पंचायत की, तो उसका भी हम सुंदरीकरण कराएंगे। हमने बेलवा गांव में अंदर जब जाएंगे तो पीसीसी का निर्माण किया, एक नाले का निर्माण किया, एक नाले का मरम्मती हुआ। अभी फिर जा रहा है मार्च तक मोहन यादव घर से लेकर शेष यादव के घर तक वो खड़ंजा होने जा रहा है, हम लोग उसको कार्य करने को जा रहे हैं। जब मठिया में आप जाएंगे तो हम लोगों ने WPU भवन का निर्माण कराया मठिया में। अभी छठ घाट का हम लोग मठिया में लाला में निर्माण कराया है। हमने एक रास्ता है वहाँ भी, हम उस पर हम लोग प्रपोजल दिया वो रास्ता बनाने के लिए। और जो मठिया मुस्लिम बस्ती, जो एक देखिए किसी भी समाज को उसका हक और अधिकार चाहिए। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, उनका हक है जी। कि उनको रास्ता मिले। लेकिन गांव में क्या होता है कि कई बार हम साजिशों के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता नहीं मिल पाता है। आज देश को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो रहे हैं, और आज भी कोई गांव, चाहे कुर्तिया हो, खजुआ खुर्दली बस्ती हो, मठिया मुस्लिम टोला हो, बेलवा भटवा हो, या अगर मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए, रास्ते से नहीं जुड़ पाए, तो वह तमाचा हमारे गाल पे है, वह इस सिस्टम पे तमाचा है जी। वह लोकतंत्र पे तमाचा है कि इतने वर्षों बाद भी यह गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए। तो वो चैलेंज है, चूंकि वहाँ निजी जमीनें हैं। तो मठिया मुस्लिम टोली के लिए हमने अभी सीओ साहब को लिख कर दिया हुआ था, चूंकि उस कार्य को भी वो कराएंगे। उसके बाद आता है आपका ये छठियाँ, वहाँ हमने इंटरलॉकिंग कार्य कराया, लंबा रास्ता था। उसके बाद एक खड़ंजा कार्य कराया, उसके बाद छठ घाट बनवाया। कुर्तिया में अभी तक हम लोग कुछ नहीं कराया। इस साल प्रपोजल हम लोग का कुर्तिया में हम लोग वहाँ छठ घाट का रास्ता और भी जो काम है, कुर्तिया में हम लोग ने एक आंगनवाड़ी भवन का मरम्मत कराया था जो जर्जर स्थिति में हो गया था, तो एक काम हम लोग ने कुर्तिया में कराया। तो आंगनवाड़ी को विकास कार्य में नहीं वो जोड़ते हैं चीज़ों को मरम्मत कराने को लेकर, लेकिन हम लोग कुर्तिया में डेवलपमेंट करेंगे इस साल, क्योंकि हम लोग का जो फोकस है वो काफ़ी बेलवा भटवा गाँव, मठिया, लाला और कुर्तियाँ, इन 3 गाँव पर इस साल ज़्यादा है। और एक महेशपुर में हम लोग खेल मैदान का निर्माण करना है अप्रैल से। अभी कुछ दिन पहले मुखिया जी एक वीडियो लोग के व्हाट्सएप पे चला रहे थे कि यहाँ मिट्टी गिराया है, इसका समतलीकरण नहीं किया गया, इसका पैसा निकाल लिया। कहाँ गया पैसा? लूट लिया गया। मुखिया जी को, चूँकि वो काफ़ी नरेगा के बारे में जानते हैं, चूँकि वो तो का लंबा कार्यकाल 10 साल का रहा है,
तो कहने का मतलब कि वह पैसा, वह जो मिट्टी गिराया गया, वो श्री शिशु पांडे जी के द्वारा महेशपुर, वह बच्चों के लिए गिराया गया था, कबड्डी खेलने के लिए, उनके अपने निजी पैसे से गिराया गया। जी। और ये आदमी, क्योंकि मैं लिखा था कि मुझे महेशपुर में खेल निर्माण बनाना, इस आदमी को मतलब ये लगा, इस इंसान को कि ये लग रहा है पैसा का गबन कर दिए, उठा लिए सारा पैसा। मतलब कैसे आपकी छवि को धूमिल कर दिया जाए, कैसे निगेटिव कर दिया जाए। मुखिया जी का पुराना प्रोपेगेंडा रहा है, पुराना हथियार रहा है। ये सब काफ़ी वो रहा है। उसके बाद खजुआ कला में हम आते हैं विकास का, जो आप कहते हैं विकास का धरातल पर दिखता नहीं है, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पंचायत की जनता को कि क्या किया। खजुआ कला में शिव मंदिर का रास्ता हम लोगों ने बनाया। उसके बाद हमने प्रपोजल एक दिया हुआ है वहाँ छठघाट के रास्ते के लिए, अभी तो हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, 15वीं वित्त आयोग के पास हम लोग के पास जीरो बैलेंस है, 1 भी रुपया नहीं है पंचायत के पास आज के समय में कार्य करने के लिए। 6 फिनांस में 8 लाख रुपया हम लोग के पास है, लेकिन उसमें क्या है कि देखिए कई तरह का 8 लाख में भी कई तरह का कैटेगरी होता है कि आप 2 लाख का मेंटेनेंस करा सकते हैं, 3 लाख का जल संचय से काम कर सकते हैं, 2,10,000 तक का ही रोड बना सकते हैं। तो मानिए कोई रोड बड़ा हो तो 2,10,000 बनेगा नहीं, तो हमने सोचा कि 21 इसकी और आएगी, तो ये दोनों पैसा ऐड करके तो कोई योजना बढ़िया, कोई भी योजना की योजना हम कराते हैं पूर्ण कराने के लिए। और पूर्ण क्यों होंगी योजनाएं, तो हमने इंतजार में कर रहा हूँ, जब वो पैसा आएगा तो हम लोग किसी भी योजना को काम करेंगे तो योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं पिपरा में हमने विकास पांडे दरवाजे तरफ जाने वाली सड़क का मरम्मत कराया, नाले का मरम्मत कराया। उसके बाद हम आते हैं बंजरिया में, जो स्कूल की सड़क थी, जो विवादित सड़क थी, ये जो रास्ता था, तो हम लोगों ने वहाँ श्री भास्कर पांडे जी की मदद से, उनके सहयोग से उस रास्ते का खड़ा मिट्टीकरण भी कार्य संपन्न हुआ। चूँकि देखिए राजनीति तो होती रहेंगी, लेकिन जो मासूम बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उस स्कूल से, सड़क से, उनके लिए हमें सोचना पड़ता है। और हम किसी से भी कोई चीज़ प्रेम से मांगेंगे तो मिलेगा। हम अकड़ दिखाएंगे कि नहीं मैं मुखिया हूँ, कौन नहीं देगा, ये कर देना है। भाई साहब समाज ऐसे नहीं चलता है। आपको समाज में किसी से कुछ मांगना है तो फिर झुकना पड़ेगा। सीना तानेंगे तो यह समाज जहाँ से आपको उठा के लाया है वहीं पटक के रख देगा। जो आज आपके सामने, जिस समाज ने उनको उठाया, उसी समाज ने आज पटका के नहीं। चूंकि आप उस गांव के निवासी हैं तो मुझसे बेहतर उस चीज़ों को आप समझते होंगे, एहसास करते होंगे। रही बात, अब आते हैं विकास के बारे में, आगे आते हैं जो उनको चश्मे में दिखता नहीं है। हमने बेलवा बटवा में छठघाट का प्रपोजल दिया हुआ बनवाने के लिए, और नल जल का बोरिंग हमने कराई दिया है। जजोलिया हमने कब्रिस्तान का मरम्मत कराया, एक अच्छा सा गेट बनाया, उसके बाद कब्रिस्तान की सड़क बनाई, और अपने वहाँ जजोलिया में छठघाट का निर्माण कार्य करा। एक भव्य छठघाट, बहुत काफ़ी सुंदर है, कभी जाइएगा वहाँ, हमने निर्माण कराया। और उसके बाद आप चलते हैं अघैला, तो अघैला में हमने एक सड़क, शिव मंदिर के सड़क का निर्माण कराया। काफ़ी छोटी सड़क है, लेकिन हमने कराया उस चीज़ को, चूँकि लोगों की सहमति से, वहाँ जो लोग थे काफ़ी लोगों का उसमें सहयोग रहा, विकास मिश्रा का, छोटे लाल यादव का, श्री शंभू मास्टर जी का, कन्हैया जी का, प्रभाकर जी का, ये तमाम ऐसे लोग रहे हैं, मलक गुण, और सहयोग रहा तो वो रास्ता का निर्माण वहाँ हम लोग भी संपन्न कराए। चूँकि निजी ज़मीनें थीं, अभी एक रास्ता मुख्य मार्ग से हम लोग दिया है, वह रास्ता पोखरा के भिंड होते हुए संदीप यादव के दरवाजे से गुड्डू मिश्रा जी के दरवाजे तक, देखिए अप्रैल में हम लोग उस पर काम करेंगे। तो हम देखिए, हम लोग का विजन साफ है, हम काम करने वाले लोग हैं। आपका काम है आप हम पे आरोप लगाते रहिए, लेकिन हम विकास को प्राथमिकता देते हैं, हम कार्य करेंगे। सर आपसे अगला सवाल है, बिहार में शराबबंदी है, इसके समर्थन में आप हैं। सत्ताधारी पार्टी के विपक्षी पार्टी सवाल उठाती रहती है, जबकि यह सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अनूठी पहल है। आप विपक्ष में होकर भी इस योजना के समर्थन में आप क्यों हैं सर? इस योजना के समर्थन में होने का कारण है जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से हम लोग का वैचारिक एक विरोध है जी। मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पद पे नहीं। चूँकि उसके बाद भी शराबबंदी जैसे फैसलों का समर्थन करना मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, या पार्टी का विचार नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इसलिए सही है कि मैंने आज के कुछ सालों पहले माहौल देखा हुआ है और आज का माहौल देख रहा हूँ। शराब का बैन होना इसलिए ज़रूरी है, शराब की वजह से कितने लोग का एक्सीडेंट हो जाता था,
कितनी नई लड़कियां विधवा हो जाती थी, बहनें हमारी, कितने लड़के अनाथ हो जाते थे। गांव समाज में सौहार्द, सामाजिक सौहार्द था, कितना खराब मारा पीटी होता था, मारपीट, बस दारू को लेकर, पी लेने के बाद इधर उधर की बातें करना। और शराबबंदी के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, पंचायती राजनीति में भी शराब का बड़ा मायने है। ये जो बंटी गैंग, एक हमारे बंटी गैंग हैं, चूँकि राजनीति में ऑन कैमरे कहना, समाज के सामने कहना, कि एक सामाजिक सच्चाई के फ्रेंडली तौर पे मैं पूरे सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। चूँकि मैं पियक्कड़ नहीं हूँ और मैं दारू पीता नहीं हूँ, तो मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, जो सामाजिक समरसता खराब होती है इन चीज़ों की वजह से, जो समाज में माहौल खराब होता है, जो हल्ला हुड़ होता है, शादी विवाहों में मारा पीटी, लोगों का जख्मी होना, हत्याएं होना, तमाम चीज़ें ऐसी नहीं हैं। और शराब हम जिस किसी को पकड़ाते हैं तो सिर्फ उसका भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं उसके परिवार का भविष्य भी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो आज के दौर में अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को शराब पकड़ा देना, मुर्गा पकड़ा देना, निजी, अगर मैं सोचूं कि शराब का बोतल पकड़ा दूं, पता नहीं कौन कंपनियों के शराब हैं, मैं तो देखता रहता हूं, ये कोई रोमियो राजा करके आया हुआ है देसी, और मैं क्या बताऊं, बंटी बबली, रोमियो राजा, क्या क्या, मैं तो देखिए, मैं किसी भट्टी पे तो मैं जाने वाला हूँ नहीं, मैं शराब पीता नहीं हूँ। और भी चूँकि अंग्रेजी शराब भी होता है, तो मुझे बहुत कुछ खास आइडिया नहीं अंग्रेजी शराब का। बचपन में मैं देखता था, मैं बहुत बार देखा हूँ, तो कुछ कंपनियों के नाम याद हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 8 PM, रॉयल चैलेंजर्स, और क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, रॉयल चैलेंजर्स है, 8 PM है, मैकडॉवेल है, मैकडॉवेल, उसके बाद ब्लैक डॉग है, जॉनी वॉकर है, और इतने नाम मुझे हार्डली मुझे इतने ही नाम याद है दारू के। लेकिन तमाम लोग, कुछ लोग, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, राजनीति कैसे वर्क करती है। दारू से कितने लोगों का परिवार बर्बाद हुआ हमारे पंचायत में, यह भी एक बड़ा विषय है। कितने युवाओं को भटकाया गया दारू और बंटी बबली और टोकन मुर्गा का पकड़ा कर, यह भी एक विषय है। आज मैं तमाम भाई नौजवानों को देखता हूं कि उन्होंने स्टार्ट किया था बियर से, चले गए अंग्रेजी पर, और आज आ गए देसी पे। कितना उतराव चढ़ाव उनके जीवन में हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ। राजनीति में एक कहावत है कि हर समाज को उतना ही मिलता है उसका नेता जिस लायक होता है। तो इसके पहले हमारे जो मुखिया जी थे, उन्होंने, याद होगा, पता नहीं आप तो छोटे होंगे, 5 साल पहले जब आएंगे, तो चुनाव में पूरा प्रलोभन का चुनाव लड़ते थे। फाइनल टोकन बंटवाना मुर्गा का, लाइन लगता था हजारों की संख्या में मुर्गा का टोकन। आप इतना डेवलपमेंट, कितना विकास कार्य किए, तो क्यों आपको मुर्गा बांटना पड़ रहा है जी? क्यों आपको दारू बांटना पड़ रहा है? आज कंडीशन क्या आपको पता है? आज 4 साल बाद, मैं इंटरव्यू आपका पॉडकास्ट देख रहा था जी, मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि 4 साल बाद मैं बोला हूं, चुप था। क्यों आप चुप थे? जब अधर्म को मूक मानकर मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म दौड़ हो या कड़ सब मारे जाते हैं। आप चुप क्यों थे? आप तो नेता भी नहीं हैं जी। कितने लोगों का उन्होंने भविष्य बर्बाद किया है, कितने लड़कों को मतलब ड्रिंकर बनाया है, इसकी परिकल्पना आपके सोच से परे है। और उसका क्या सामाजिक असर रहा, कहाँ कहाँ मारा पीटी हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। आज उन परिवारों की स्थिति क्या है, ये आपके समझ से परे है। जब आप जमीन पर जाएंगे, धरातल पर जाएंगे, जब उनके परिवारों से मिलेंगे, तो आपकी अंतरात्मा, रूह कांप जाएगी उस सच्चाई को जान के कि इसका असर समाज पे क्या पड़ता है। तो शराबबंदी के फैसले का मैं हमेशा नीतीश कुमार का समर्थक रहा हूँ कि यह फैसला बहुत ज़रूरी था जी। चूँकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एक सभ्य, कोई भी सभ्य समाज, मैं कितना भी बड़ा अगर पियक्कड़ हूँ तो मैं चाहूँगा क्या कि अपने लड़के को, मेरा लड़का भी पियक्कड़ बने? नहीं, कभी नहीं। तो एक सभ्य समाज कभी नहीं चाहता है कि शराब जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। अगर हम अपने लालच में कि हम फलाना को सीसी देंगे, बंटी बबली देंगे, रोमियो राजा देंगे,
और वो हमको वोट देगा, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का परिवार बर्बाद कर देना, यह राजनीति का विषय नहीं है, यह सामाजिक विषय है। आप समाज को खराब कर रहे हैं, आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, आप किसी के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, उसके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उन परिवार के सदस्यों के साथ खेल रहे हैं। तो मैं नीतीश कुमार का इस मामले में, यही तो एक मामला है शराबबंदी, जहां मैं नीतीश कुमार का फैन हूं, समर्थक हूं। बाकी मुद्दों पर जो मेरी पार्टी का राय है वो मेरी भी राय है, लेकिन शराबबंदी के मामले में भाई मैं नीतीश कुमार का फैन हूं और मैं उनका समर्थक रहा हूं। सर आपसे मेरा अगला सवाल है कि राजनीति और सेवा में क्या अंतर है, जबकि मेरे नज़र में राजनीति भी सेवा की ही माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल माध्यम है। राजनीति और सेवा में अंतर होता है जी। राजनीति हमेशा रणनीति बनाकर की जाती है, संगठन बनना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है जी। इसमें कई तरह का छल प्रपंच भी है राजनीति में, और राजनीति एक साधन है जी। मगर सेवा में ऐसा नहीं है। सेवा तो निस्वार्थ है, सेवा तो प्रेम का विषय है, समर्पण का विषय है। सेवा का अंतिम उद्देश्य तो लक्ष्य है। तो सेवा और राजनीति में हमेशा अंतर रहा है। एक राजनीतिक आदमी के अंदर कई गुण हो सकते हैं जी। निदा फाजली की वो लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। तो एक इंसान के अंदर बहुत तरह का मतलब गुण होता है। हो सकता है आप एक पत्रकार हों जी। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर मैंने सुना है कि आप एक बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं जी। आप मैच भी खेलते हैं जी। बाहरी देशों में भी आप जाते हैं। जी। तो एक आदमी के इंसान के अंदर कई काबिलियत होती है। जी। उसी तरह राजनीति भी है। राजनीति कई तरह की चीज़ों का एक मतलब क्या बोलते हैं, एक विषय है। जी। एक ऐसा विषय है जिसमें कई चीज़ें इंक्लूड है, सेवा, समर्पण, साथ, स्वाभिमान, जी। कई तरीके से इसमें इंक्लूडेशन है राजनीति में इन सब का। सेवा करना निस्वार्थ होता है, जी। जो कई लोग बोलते हैं ना पॉडकास्ट में आके, जी। कई लोग पॉडकास्ट में आके और बोलते हैं कि मैं तो राजनीति जानता ही नहीं हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ। जी। ये बोलने वाले वही लोग हैं जो सबसे अधिक छक्का पंजा जानते हैं। मैं कल पॉडकास्ट सुन रहा था आपका, अब बड़ा बारीकी से मैं सुना। जी। एक अंग्रेजी में लाइन है, आई डोंट वांट टू बी रिएक्ट बट आई नोटिस एवरीथिंग। मैं किसी चीज़ पे प्रतिक्रिया नहीं देता मगर गौर जरूर करता हूँ। तो मैंने गौर किया उन चीज़ों को। मैं चूँकि चीज़ों पे जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, चूँकि मेरे पास एक समय बचा हुआ है, काम करने का मौका है। ये लोग चाहते हैं जो पूर्व मुखिया जी कि आके इनको उलझा दिया जाए, इसी सवाल जवाब में आके फंसे रहें, जवाब दें, ये करें वो करें, इनका इमेज खराब कर दें। फिर लोग हमको करें। भाई जनता आपको जानती है। आप जिस सेवा की बात कर रहे थे कि मुझे राजनीति सेवा, बेहतर सेवा जानती है जनता की। आप कितना लोग का सेवा किए हैं जी। पूरे कार्यकाल में। ताश की फेटाई, जो एक्का गुल्लू पंजा जो मारते हैं, पता नहीं, हम तो खेला भी नहीं कभी। उसमें क्या होता है, चिड़ी बेगम दुका, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं तो कभी ताश का मैं कोई वो नहीं रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि चूँकि मैं ताश के बारे में पढ़ा हूँ कि प्रायिकता में यह जो प्राचीन खेल है, और ये चाइना से तांग वंश की कोई राजकुमारी थी, वह पेड़ों के पत्तों से खेलती थी, तो वह धीरे धीरे ताश में आया, ताश से जुआ में घुस गया यार। अब पता नहीं ये लोग जुआ खेलते हैं कि ताश खेलते हैं। इतना समय बर्बाद कर दिया पंचायत में सेवा करते करते लोग कि ताश फेंटने में लोग मशहूर रहे। तो इनका सेवा का मैं आपका देख रहा था वो, तो मुझे सेवा से याद है, उन्होंने बोला कि मैं सेवा जी। कि मैं सेवा के लिए हूँ, मैं सेवा के राजनीति तो जानता नहीं हूँ। तो इन लोग का सेवा ही ऐसा है कि बेहतर तरीके से ताश की फेटैया होती थी और जनता आती थी, मुखिया जी प्रमाणित कराना है, ए रुको पहले ताश का पत्ता फेंट लेने दो, उसके बाद पहले एक्का गुल्लू मार लेने दो, पता नहीं क्या बेगम चिड़ी मारते थे वो लोग। तो इस तरह का वो लोग सेवा करते थे जनता का। कई अब सेवा के माध्यम से मैं सुना कि उन लोग का कहना था कि राजनीति में मैं गौर कर रहा था उनकी चीज़ों का काफ़ी देखिए मेंटालिटी मैं गौर कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में मैं आना नहीं चाहता, कोई मोटो नहीं था जी। कोई विजन नहीं था। मैं कल सुन रहा था। तो राजनीति में जब आप बिना मोटो और विजन के आएंगे जी।
तो फिर यही हाल होगा। वह मुखिया इस पंचायत के 10 साल रहे। आखिर क्या ऐसा हुआ कि आपको छोड़ के भागना पड़ा, जाके मास्टरी का नौकरी ज्वाइन कर लिया, एक शिक्षक बन गए। जो आपने कहा कि पंचायत से जो वादा था आपका जी कि मैं आपके कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा, साथ खड़ा रहूंगा, तो क्यों भाग गए? 46,700 जो तनख्वाह है, 50,000 मान लेते हैं, जो तनख्वाह है 50,000 में अपने पंचायत के साथ तो भविष्य को बेच दिया। कितने लोगों को अपने सपना दिखाया था कि कहां तक पंचायत को लेकर जाऊंगा, कहां चलूंगा। लेकिन ये जब सौदेबाज राजनीति में आते हैं, जी जो आपको सपना दिखाते हैं कि पंचायत का भविष्य ये दिस दैट, दरअसल वो अपना भविष्य सेट कर रहे हैं। जी वह देख लिए कि नौकरी सेट हो गया तो यहां मेरा भविष्य सेट हो गया, तो भाग गए छोड़ के आपको, पंचायत के लोग को। तो उनका एजेंडा ये था, वो लोग निकल गए। अब तो उनका सेटिंग व्यवस्था है। मैं कभी कभी सोचा हूं, मैं तो सोच रहा था पॉडकास्ट में आपके, मैं देख रहा था तो जी जी कि एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक, जो सुबह स्कूल में जाता है, हाजिरी लगाता है और वो स्कूल से भाग आता है और दिन भर बैठ के पिपरा में हमारे दलित बुजुर्गों के साथ बैठ के पूरा चटाई पे ताश फेंकता है। जब पंचायत की जनता ने आपको दायित्व दिया, जी कार्यभार दिया, तो भी आप ताश की फेटैया कर रहे थे और दायित्व छोड़ के भाग निकले, नौकरी पकड़ लिए। तब जनता की याद नहीं आई, क्योंकि जनता के भविष्य की चिंता आपको वहां नहीं थी, आपको अपने भविष्य की चिंता थी। तो अपना आपको लगा कि मेरा भविष्य यहां सुरक्षित है, जल्दी से भाग जाओ। तो उसके बाद जब आप चले गए, जाने के बाद, लेकिन वो आदत कहां छूटती है। अब क्या इनका सिस्टम है कि हाजिरी लगा के स्कूल से भाग आ रहा है, अब भाग के फिर ताश का फेटाई। ना आपने तब दायित्व का निर्वहन किया और ना आप आज नौकरी में हैं तो भी दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। एक आदमी आके बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है, वो राजनीति के बारे में पॉडकास्ट कर रहा है, और इस गोपालगंज का डीईओ सोया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहां है? जी क्या मुझे लेटर पत्र लिखना पड़ेगा? जी यह आदमी हाजिरी लगा के भाग आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर हाजिरी लगा के आ रहा है, यह सही है? यह दिखाता है आपकी सोच को, आपके विचार को, आपकी मानसिकता को। जी देखिए, समाज आपको रीड करता है। ऐसा नहीं किसी के बारे में हम कुछ भी बोलेंगे, लोग देखते हैं, जज करते हैं आपको। जी जज करने का नतीजा है कि लोग आपको करीब आपकी भावना को समझते हैं, आपके व्यवहार को समझते हैं। पंचायत की जनता ने आपको समय दिया तो आपने वही किया। तो जिस आप सच तो ये है कि ये किसी भी दायित्व को निभाने में लोग सक्षम नहीं है। जी पंचायत की जनता ने भरोसा जताया तो भरोसा तोड़कर शिक्षक बन गए, भाग गए। और अब शिक्षा विभाग ने आप पे भरोसा जताया तो हाजिर लगा के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा, भाग रहा है गाँव पे, दिन भर घूम रहे हैं इधर उधर पंचायत में। या तो तय कर लीजिए, या तो चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़िए, जी और नहीं तो आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए। दोनों में से कोई एक ही ना होगा जी। अब सोचेंगे आप कि हम सब कार्य कर ले, मल्टी स्पेशलिस्ट। राजनीति कोई पार्ट टाइम विषय नहीं है, राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है। राजनीति एक सेवा है, एक समर्पण है, एक साथ है, एक वादा है। तो उस वादे को निभाना पड़ता है। तो कहने का मतलब सेवा निस्वार्थ होती है। आते हैं उस सब्जेक्ट पर। जी सेवा हमेशा निस्वार्थ रही है और सेवा को समझना पड़ता है, उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है। सेवा से एक चीज़ और याद आ गया, आपके पॉडकास्ट में ही देख रहा था, उन्होंने कहा कि गुलाब मिश्रा जी के द्वारा वो सड़क बताया कि सबसे यादगार सड़क हमारी खजुआ कला से हमने उसको कराया था। वो अपना पक्ष रखें, लेकिन क्या आप उस पूरा पक्ष जानते हैं? सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई यह है कि हमारे खजुआ के सम्मानित लड़कों ने, बुजुर्गों ने, मतलब खजुआ के लोगों ने वह श्रम दान करके सड़क बनाई थी। वह सड़क ही नहीं बनवाए थे, वह गांव के सामूहिक लोगों के द्वारा, खजुआ के लोग, छोटे छोटे बच्चों द्वारा कुदाल लेके, फावड़ा लेके, कढ़ाई लेके माथे पे मिट्टी डाला गया। जी और लोग कहते हैं कि उस पैसे को भजा लिए। मतलब मुझे तो
पूरा मैं डाटा नहीं निकाला उस चीज़ का, लेकिन मैंने पता, लोग बताते हैं कि सब लोगों ने कर दिया श्रमदान करके और इस पे भाजा लिए। और वही गुलाम मिश्रा जब श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा था, श्रमदान लोग कर रहे थे सड़क बनाने के लिए, तो गुलाम मिश्रा जी द्वारा उन तमाम बच्चों को जो गांव के लोग थे, सम्मानित लोग थे, उनको नाश्ता वास्ता कराने के लिए जो उनका पैसा लगा था, उस पैसे को, उनका जो खर्च हुआ था, उस पैसे को देने के लिए हमारे माननीय पूर्व मुखिया जी ने 3 महीना दौड़ाया उस वृद्ध आदमी को। किस मुंह से लोग बोलते हैं कि मैंने ये करा दिया, वो करा दिया? किस मुंह से लोग इस सेवा की बात करते हैं? यही कुर्थिया गांव की सड़क थी जिस पे हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, क्योंकि हम लोग भी सफल नहीं हो पाया उस पर। अभी लगे हुए हैं, मैं पीछे कहाँ हटा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन जब उस समय राजन बाबा हमारे चुनाव लड़ा करते थे और देवानंद जी खजुआ से चुनाव लड़ा करते थे, तो चूंकि राजन बाबा का एक सामाजिक प्रभाव उस आदमी का मतलब उनका बहुत अच्छा रहा है। देखिए, राजनीति में सफल होना असफल होना अलग चीज़ें हैं। हर लोग राजनीति में सफल नहीं होते हैं। एक मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ, अब हमारे छोटे भाई तमाम है, पंचायत की आबादी लगभग 30,000 है। हाँ, मुखिया सिर्फ एक ही बनेगा, 2 मुखिया नहीं हो सकते हैं। भोरे विधानसभा की आबादी लगभग 5 लाख, लेकिन विधायक एक ही बनेगा। इस भोरे विधानसभा में तमाम इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS हैं, लेकिन विधायक एक ही बनेगा। 15 लाख की आबादी पे गोपालगंज का एक सांसद, हमारा माननीय सांसद जी। बहुत लोग इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर यहाँ इस जिला में होंगे, लेकिन सांसद जो हमारा एक ही है। जानते हैं क्यों? राजनीति सबसे बड़ा, सबसे अधिक राजनीति में असफलता की गारंटी यही है। 99% या असफलता है, 0.01% लोग सफल होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं कि बहुत ऐसे लोग चुनाव लड़े, मैंने देखा अपने आंख से, बहुत लोग की मतलब समय निकल गया, वो मुखिया नहीं बन पाए, चुनाव लड़े, उन्हें असफलताएं मिली जीवन में। इसका यह मतलब नहीं है कि वो लोग खराब थे, नहीं। मैंने देखा है इस पंचायत में श्री राजन मिश्रा को, मैं उनको देखा हूं कि कोरोना काल में उन्होंने अपने 5 से 10 लाख रुपए तक का उस व्यक्ति ने अनाज बांट दिया। सोचिए उस आदमी का दिल कितना बड़ा होगा। संदीप यादव चुनाव जीत गए, अलग बात है, लेकिन अगर सूरज निकलेगा तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि हाँ सूरज निकला है। ये थोड़ी है कि आंख बंद कर नहीं अंधेरा है, अंधेरा है, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। तो सफल असफल होना अलग चीज़ें हैं। राजन बाबा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मैं उनका दिल से हमेशा सम्मान करता हूँ। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े, पहली बार जीते, 2 बार चुनाव हारे, वो भी सफल नहीं हो पाए। राजन बाबा ने 3 बार लड़े, हारे। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि उनका व्यक्तित्व खराब है या जो है, लेकिन मैं अब उसी सेवा पे ले चलता हूँ, रोड पे लेके चलता हूँ कि जब देवाजी यहाँ चुनाव लड़ा करते थे उस समय 2016 में जब चुनाव होता था, उस समय राजन बाबा का अच्छा खासा ग्राफ था खजुआ कला में, कुर्थिया गांव में। भाई देखिए, सबका जोड़ने का लोगों से अपना एक तरीका है। उनका एक ग्राफ अच्छा था, कुर्थिया में अच्छा उनका वोट था। तो उस समय हमारे पूर्व मुखिया जी उस समय मुखिया हुआ करते थे। तो सड़क भरा जा रहा था कुर्थिया का, सड़क की कहानी सुन लीजिए, बाग गए तो यही पूर्व मुखिया जी देवा जी से जाके इंटरव्यू ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, यहाँ है अभी उम्मीदवार देख रहा है, फेसबुक पर लिख रहा है कि मतलब हमारे बड़े भाई तमाम हैं जी, मैं उन पर कोई कमेंट और टाका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनसे पूछिएगा कभी। उन्हीं से इन्होंने बोला था पूर्व मुखिया जी ने कि ये सब राजन को वोट देंगे, सब क्यों उस चक्कर में पड़े हो, उस गांव का सड़क काट दो जी, कुर्थिया गांव की सड़क जो बने उसको काट दो, इन्होंने कहा था जी। तो जहाँ ऐसी भावना उत्पन्न होती हैं जी, सोचिए वो आदमी क्या सेवा भाव लेकर राजनीति में आया होगा। राजनीति कीजिए, लेकिन द्वेषता मत रखिए। राजनीति में द्वेषता का कोई जगह नहीं है जी। राजनीति, हम पंचायती राजनीति कर रहे हैं, एक आपसी प्रेम, भाईचारा, सामंजस्य बैठा के, चूँकि हमारी चुनावी लड़ाई की वजह से आम जनता को नुकसान क्यों होगा। अगर मैं कह दूं कि फलाना गांव का रास्ता, ये हम गांव को वोट नहीं दे रहा है, आप फलाना गांव का रास्ता काट लो, यह कितना उचित है? सोचिए उसकी मानसिकता क्या रहेगी उस आदमी इंसान की जो यह कहा कि उस गांव का रास्ता काट लो, क्योंकि वो लोग राजन बाबा को वोट देंगे। इसकी वजह से देवाजी से बोला गया कि ये देवाजी क्या चक्कर पड़ल बनी, काट दी, उठ दिया सब जी। अब कभी देवाजी से पूछिएगा जब मिलेंगे वो तो मतलब मैंने ऐसा वो हुआ है, आप इसकी सच्चाई पता कर सकते हैं जी।
जब क्रेडिट चुराया जाए लोगों का, जी जब श्रम दान करके रास्ता बनाया जाता है खजुआ का हमारे सम्मानित लोगों द्वारा, जी उसको आप कह रहे हैं कि हमने ये करा दिया, बहुत यादगार है, ये है वो है। जी जहाँ एक दूसरे तरफ रास्ता काटने की बात करते हैं, जी जहाँ वोटर के आधार पे, वोट के आधार पे योजनाओं से लोगों को वंचित रखा जाता था, जी सेलेक्टेड लोगों का काम होता था फलाना फलाना फलाना। आज इस पंचायत में कोई भी योजना पूरी तरह पारदर्शी है, जी चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड का मामला हो, पेंशन का मामला हो, जी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े से तमाम योजनाओं का मामला हो, हमने वो काम किया। इसीलिए 99% ग्राफ है यहाँ पे पेंशन का, 98% ग्राफ है राशन का, 100% ग्राफ है हमने जो फुलिया कोई आज नहीं कर सकता है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया। नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने मुंह देख के काम नहीं किया। जी चूँकि जनता ने मुझे जिताया है तो सबका मुखिया मैं ही हूँ, और जनता ने मुझ पर भरोसा किया है। अब इसलिए उस आदमी को मैं योजना से वंचित कर दूं कि फला हमको वोट नहीं दिया इसलिए वंचित कर दूं, यह माइंडसेट एक यूथ में तो नहीं आ सकता है। तो तमाम चीज़ें होती हैं राजनीति में। आप कहते हैं ना, सवाल शुरू हुआ था चुनौतियों से, तो ये चुनौतियाँ थीं सामने। चुनौतियों से तो हमारा रोज़ का आमना सामना है, जी रोज़ चुनौतियाँ हैं, जी रोज़ वो हैं, हमको लड़ना होता है चुनौतियों से, तमाम चुनौतियों से। हमारे ऊपर हमारी आलोचनाएं की जाती हैं, हमें अपमानित किया जाता है, लेकिन हम जवाब देते हैं अपने हम शालीनता से, जी हम जवाब देते हैं संयम और धैर्य से। जी तो अगला सवाल मैं सर, चाहूँगा। आपका अगला सवाल है, राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही है, तो आपका आपके व्यक्तित्व वैवाहिक जीवन को लेकर क्या राय है? वो आपके विवाह के बाद क्या सोचा जा सकता है कि वो भी राजनीति में कदम रखेंगी? चूँकि देखिए काफ़ी आपने गंभीर सवाल कर दिया है। जी शादी का जो विषय है, जी शादी एक बंधन है, एक ऐसा साथी चुनने का बंधन है जो जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ रहे, जी और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है शादी के लिए। मुझे लगता है कि मैं मतलब ईमानदारी पूर्वक बोलूँ, ईमानदारी से बोलूँ, जी कि चूँकि मैं शुरू से हॉस्टल में पढ़ा हूँ, माँ बाप से हमेशा हमने मतलब मैं दूर रहा हूँ परिवार से अपने। जब मुझे लगता है कि जब मैं क्लास 1 में था तो मैं हॉस्टल पढ़ने चला गया, और पूरा जीवन मैं बाहर ही रह के पढ़ा हूँ। कभी परिवार से वो लगाव नहीं हो पाया, अटैचमेंट नहीं हो पाई। यह मैं अपनी कमियां बता रहा हूँ, मतलब मुझे फील होता है इन सब चीज़ों का। वह चीज़ें कभी मुझे मतलब मेरे अंदर भावनाएं नहीं जग पाई किसी के प्रति, परिवार के प्रति जो लगाव होना था, जी माता पिता के प्रति। उसके बाद मैं गांव आया। गांव आने के बाद आज आपको पता है कि मेरे माता पिताजी पगड़ा रहते हैं, मेरा भाई सब पूरा परिवार मेरा पगड़ा रहता है, जी जैसा चाहिए। देवरिया भी घर है मेरा, वहाँ भी लोग रहते हैं, लेकिन मैं जजवलिया में रहता हूँ, और आज भी मैं अकेले ही रह रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक तो लगाव करना होना, चूँकि ज़्यादा परिवार से दूरी बन जाना, चूँकि अब पता नहीं क्या रही होंगी परिस्थितियाँ। जब एक छोटा सा बच्चा, जब हम एक में, सोचिए कि एक में पढ़ रहे होंगे, 1 में, और हम लोग हॉस्टल में जाते हैं छोटे से, अपने हाथों से बर्तन धोना, कपड़ा धोना, वो एक त्याग। माता पिता ने हमें उस लायक बनाया, हमारे पिताजी ने, हमारी माता जी ने, कि आज उनका बेटा दुनिया के किसी भी कोने में जी अकेले रह सकता है। इतना ताकतवर मुझे बनाया गया है। मुझे याद आता है कि देखिए प्रकृति भी आपका इम्तिहान लेती है। जब मैं पहली बार, जब मैं क्लास नर्सरी में गया था जी देवरिया, उस समय 1990 लगभग 99-99 में, जी तो मैं उसमें एक स्कूल हुआ करता था, लाइकेंस पब्लिक स्कूल। तो लाइकेंस का अर्थ होता है ऐसा पौधा जो पत्थरों पे उगे। जी तो हमारी शुरुआत वहीं से हुई है। इसलिए मैं आज भी एक किसी से मेरा अटैचमेंट नहीं हो पाया, और चूँकि परिवार से भी मेरे ऊपर काफ़ी दबाव है जी इसको लेकर, शादी को लेकर। जी बहुत लोग बहुत तरह के सवाल भी मुझसे करते हैं। चूँकि
कैसे कैसे सवाल मुझसे होते हैं। जी एक राजनेता मतलब एक नेता के साथ आप समझ सकते हैं मतलब कितनी परिस्थितियां क्या होती हैं। जी बहुत लोग सवाल करते हैं कि मुखिया जी लगता है कोई आपका लव अफेयर है, इस वजह से शादी का डिले हो रहा है। जी लेकिन सच्चाई मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं, जी मैं प्रेम का समर्थक हूं। और मैं आपको फिर ले चलता हूं, मुझे याद आ गई वो पुरानी बातें हैं जो मुखिया जी ने वो पॉडकास्ट में बोली हुई हैं। मैं चूंकि देखिए मैं जिसको टारगेट कर लेता हूं फिर दिल्ली तक दौड़ाता हूं। मुझे आप छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने सालों से मैं चुप था, बकरी कांड हमारे पे हुआ, इतना बताइए इमोशनल बातें हो रही थी फिर आपने याद दिला दिया। बकरी कांड बताइए, बकरी चुराने का आरोप हमारे पर लगवा दिए, 100 रुपया पिला के दारू। बिहार का पहला ऐसा मुखिया जो बकरी चोर बन गया वो मैं बना। तो मुझे फिर याद आ गई, कल मैं पॉडकास्ट में देख रहा था जी इतनी बताइए सीरियस बात चल रही थी, परिवार शादी ब्याह की, फिर हम चलेगा भी ले चलते हैं आपको वहां, पहले यह बातें हो जाए। तो मैं देखा उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को प्यार मिलेगा, संदीप यादव कहे थे। देखिए बुजुर्गों के प्यार का जो मतलब है उसके पीछे की अवधारणा को आपको समझना होगा। प्रेम को आप समझते कैसे हैं? इस पंचायत में अगर 1400 पेंशन मिला, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो 1100 अकेले संदीप यादव का किया हुआ है। यह सच्चाई है इस समाज की। इस पंचायत में आंख मूंद के ढेला फेंकेंगे और किसी पेंशनर पे गिरेगा तो हर पेंशन का जवाब है कौन पेंशनर किया? संदीप यादव। क्योंकि मैं उस 1100 रुपये का महत्व समझता हूं। मुझे पता है उस वृद्ध जो चौराहे पे आता है, जिसके पास 5 रुपया नहीं होता है कि वह चाय पी सके, समोसा खा सके, जी वह पेंशन कितनी सहायता करता है। आज के परिवेश में, परिवार में बच्चों का क्या हाल है, माता पिता को कैसे लोग वो कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं। बहुत लोग सही भी हैं, बहुत लोग ऐसे भी कर रहे हैं। लेकिन उन जो वृद्ध हैं, हमारे सम्मानित जो वृद्ध लोग हैं, उनको किसी सामने हाथ तो फैलाना नहीं पड़ रहा है। उस पेंशन की राशि से उनका काम चल जाता है। चाय 5 रुपये का चाय पिए, 5 रुपये का पकौड़ी खाएं, चला जाता है। तो उस चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, मैं कहा बुजुर्गों को प्यार मिलेगा, उस मुस्कान का मैं वाकिफ हूँ, उस मुस्कान का मैं दीवाना हूँ। बुजुर्गों का प्यार मिलेगा तो हमने उनका पेंशन कर, उनके चेहरे की जो मुस्कान है, जी लोग कहते हैं, मुखिया जी बता रहे थे कि कोई वृद्ध लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि बाबू तो तू ही बढ़िया रहो, कितना पेंशन कराए आज तक? जवाब देंगे? मैं जो 10 साल पहले चला था, आज भी मेरी लाइन वही है। आज भी आप मेरे ऑफिस में चलिए, अभी के अभी लगभग 50-60 पेंशन का फार्म पड़ा होगा आज के डेट में। जो इस साल पूरा हुआ है 60 साल, एक 66 को, 1966 को, इस महीने में जो 60 साल पूरा किए हुए हैं, हर महीने मेरे पास आते हैं करने के लिए। क्योंकि वह वृद्ध जो हमारे लोग हैं, जो हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, वो एक ऐसी पीढ़ी जो अब जा रही है, वह पीढ़ी हमें एक रास्ता जो दिखाई है, वो उस पीढ़ी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस पीढ़ी को पूछने वाला मैं हूं। जब तक संदीप यादव है तब तक ना किसी विधवा महिला को, ना किसी विकलांग भाई को और ना किसी वृद्ध को पेंशन के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह संदीप यादव अकेला काफी है। और यही नहीं, मैं कई पंचायतों का काम करता हूं। अब बगल में आपका कोरिया है, लोग चले आते हैं कि मुखिया जी मेरा पेंशन, वो मेरे पंचायत नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग का एक भरोसा है, उसको जीतना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो मैं प्यार की बात कर रहा था। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब मुझे भटका काफी वहाँ, तो मैं कहाँ था? आप थे कि शादी वैवाहिक जीवन पे। तो मेरे घर से काफ़ी, मेरे परिवार से, मेरे पिताजी की एक बहुत मतलब इच्छा है, मेरी माता जी की इच्छा है कि मेरा बेटा शादी करे। और काफ़ी दबाव भी है मेरे रिश्तेदारों से, मेरे परिवार के, मतलब मेरे ऊपर भी, और कई तरह से समाज में लोग के दिमाग में भी चलता रहता है। जैसे जब आपकी उम्र एक आपकी बढ़ने लगी ना, तो जब आप चर्चा करेंगे शादी ब्याह पे, तो लोग को लगता है, कई तरह का कंडीशन लगने लगता है। तो कुछ लोग को मैं ऑनेस्टली बोला लगता है कि संदीप यादव का कोई लव अफेयर है, इस वजह से भी शादी नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। शादी माता पिताजी के उससे ही करूँगा। अरेंज मैरिज शादी है, मुझे किसी से कोई मेरा वो नहीं है, चूँकि मैं उस जीवन में रहा ही नहीं हूँ। मैं समर्थक भले उस चीज़ का हूँ, प्रेम कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मैं सबके जीवन में सब कुछ नहीं हासिल हो पाता है। जब मैं पढ़ के लौटा तो मेरे ऊपर जवाबदेही और जिम्मेदारियां थी। मुझे पिताजी की प्रतिष्ठा को बचाना भी था।
तो जो लड़का 20 साल की उम्र से निकला, 25 साल 30 निकला, और उसको एक, चूंकि मेरे पिताजी मुखिया भी रहे हैं, पूर्व मुखिया भी रहे हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा को बचाना भी मेरी एक जिम्मेदारी थी कि मैं समाज में उनकी छवि धूमिल ना हो। यह समाज कई तरीकों से सोचता है, तो उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी हमने जीवन में बहुत चीज़ों का आपको त्याग करना होता है, आपको करना पड़ता है। तो शादी ब्याह मैं सोच रहा हूँ कि जो शादी ब्याह की बात है, हाल फिलहाल तो मैं शादी करने नहीं जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 2027 में आप भी मेरे शादी में इनवाइट रहेंगे। मैं कार लेके कूद आऊँगा आपके दरवाजे पर, और इस तमाम हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, मैं जहाँ जाता हूँ मिलता हूँ, लोग एक ही सवाल हमेशा रहता है कि शादी आप कब करेंगे। तो शादी मैं बिल्कुल करूँगा, और अगले साल करूँगा। अभी चुनाव के बाद ही शादी का मुझे वो, चूँकि मेरा फ्री होना ज़रूरी है, चूँकि मैं मानता हूँ कि जो मेरे पास सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से कहीं बड़ी हैं। मैं मानता हूँ कि मैं पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में एक असफल व्यक्ति हूँ, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में जो मैंने मैं पंचायत की जनता से वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए मैं आज भी प्रतिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं। मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पारिवारिक जिम्मेदारी का मुझे एहसास कभी माता पिता जी ने और परिवार के लोगों ने कराया ही नहीं। तो इनके शादी का मिठाई खाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।